Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 9th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 9 मई 2023 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं। इसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइवमिंट के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो इम्पॉर्टेंस है वो आपको बिल्कुल एंड में जाकर पता चलेगा, क्योंकि लेक्चर के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनना, लास्ट में उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना और आपका जो भी स्कोर आता है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर जाना। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा, यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। वहाँ पे जाके अगेन आपको दीपक यादव एजुकेशन लिखना होगा, जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कई सारे आर्टिकल्स जिसको हम टू द पॉइंट एग्जामिनेशन के लिए डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला जो टॉपिक है इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। बात की जा रही है AIME 2023 के अभ्यास के बारे में। ये क्या है? ए से है आसियान, आई से है इंडिया, एम से मैरीटाइम और ई से एक्सरसाइज, यानी कि आसियान बेसिकली 10 देशों का ग्रुप है, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान कंट्रीज हो गई 10, इधर अलग से हो गया इंडिया। तो आसियान देश भारत के साथ मिलकर एक मैरीटाइम अभ्यास को लेकर चल रहे हैं। उस मैरीटाइम अभ्यास के बारे में ही जो है डिस्कशन किया जा रहा है। समुद्र में इस प्रकार का एक अभ्यास किया जा रहा है इन 10 देश और इंडिया के बीच में। और इस अभ्यास के दौरान भारत ने अपने 2 जो जहाज़ हैं, लड़ाकू जहाज़, वो पार्टिसिपेशन के लिए भेज दिए हैं। वो यहाँ पर हिस्सा लेंगे इस पूरे के पूरे अभ्यास के अंदर में। क्लियर हो गया। और आपको मैं बता दूं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया अलग से यहाँ पर इन 10 आसियान कंट्रीज़ के साथ में इस प्रकार का अभ्यास कर रहा है। और उसके पीछे का जो मेन एम देखने को मिलेगा वो ये है कि हम इन 10 आसियान कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। जो साइनर्जी है, जो मेल मिलाप है, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ऐसी चीज़ें हम लोग देख पाएंगे। और इस अभ्यास के साथ में भारत इन आसियान देशों का चौथा डायलॉग पार्टनर बन चुका है। यानी कि इन आसियान देशों के ऑलरेडी कह सकते हो 3 पार्टनर्स हैं, जैसे कि यूएस, चाइना, रशिया, ये 3 बड़े पार्टनर्स हैं। और इस अभ्यास के साथ में भारत चौथा मेन पार्टनर बन चुका है इन आसियान कंट्रीज़ का। क्लियर हो गया। और ये पूरा अभ्यास कहाँ पे चल रहा है? तो सिंगापुर का जो ऑफ कोस्ट वाला रीजन है, जो समुद्र वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, वहीं पर ये जो अभ्यास है वो किया जा रहा है। अब बात यह है कि अभी आपने बोला था कि 2 इंडिया की वॉरशिप्स, जो जहाज़ है, वो गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। वो कौन से जहाज़ हैं? तो एक है INS दिल्ली, जो कि हमने खुद से बनाया है। ये बेसिकली एक डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर मतलब एक बड़े साइज़ का जहाज़ जो कि कहीं ना कहीं वॉर में यूज़ किया जाता है। बहुत सारे हथियार इसके ऊपर लगे हुए होते हैं। दूसरा जो जहाज़ है वो है INS सतपुरा, इंडियन नेवल शिप सतपुरा। ये एक शिवालिक क्लास का फ्रिगेट है। फ्रिगेट मतलब देखो, डिस्ट्रॉयर से छोटे साइज़ के होते हैं फ्रिगेट। ये भी लड़ाइयों के अंदर यूज़ किए जाते हैं, वॉर में यूज़ किए जाते हैं। क्लियर हो गया। तो इस अभ्यास के बारे में आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज़ जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है वो है आसियान को लेकर कि आसियान एग्जैक्टली क्या है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से बोल देता हूँ। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि साउथ ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनका ये पूरा का पूरा ग्रुप। तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जितने भी देश, यानी जो 10 देश इसका हिस्सा है, उनकी सरकार आपस में मिलकर वर्क कर रही होती हैं। इस ग्रुप को 1967 में बनाया गया था एक डिक्लेरेशन को साइन करके। उसका नाम था बैंकॉक डिक्लेरेशन। और इस पूरे बॉडी का मेन मकसद है कि इन सभी देशों के बीच में जो सरकारें हैं उनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाना, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशन, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सब चीज़ों को लेकर इन सभी देशों को साथ में लेकर आना, ये एक मेन मकसद है। सवाल यह है कि बड़ी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं कि 10 देश हैं, इसमें 10 देश हैं। वो 10 देश कौन कौन से हैं? आओ इसको हम लोग एक बार देखते हैं। नंबर 1 है म्यांमार, ठीक है। और आपको पता है म्यांमार जो है भारत के साथ में एक बड़ी सी बाउंड्री को शेयर करता है। सपोज आप इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पर एक इंडिया का मैप है और इंडिया से आप देखोगे ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहलाता है। और यही 10 कंट्रीज आसियान का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपीन और साथ ही साथ में ब्रुनेई। क्लियर हो गया। ये मेंबर्स के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं।
चलो अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में विंडफॉल टैक्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब विंडफॉल टैक्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। पॉसिबिलिटी है कि इस बार विंडफॉल टैक्स को लेकर हम लोग एक नए क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि पिछले साल लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। हर महीने कहीं ना कहीं एक बार इसकी चर्चा हो रही है। अभी क्यों चर्चा हो रही है? अभी इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि भारत ने हाल ही में जो हमारे देश में कच्चे तेल को बनाने वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर जो विंडफॉल टैक्स लगा हुआ था 6,400 रुपये पर टन के हिसाब से, वो विंडफॉल टैक्स को कम कर दिया गया है। और कितना कर दिया गया है? 4,100 रुपये, यानी 4100 रुपये पर टन के हिसाब से जो सरकार है वो टैक्स लेती है इन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कच्चे तेल वाले, यहाँ पर जो खासकर कच्चे तेल का प्रोडक्शन करते हैं ना, उन वाली कंपनी से। तो उनके ऊपर जो विंडफॉल टैक्स लगा हुआ था ना 6,400 का, वो कम करके 4,100 रुपये का कर दिया है। तो इसी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो विंडफॉल टैक्स का कॉन्सेप्ट है वो न्यूज़ में आ चुका है। इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक कर पाओगे। आप जब इकोनॉमी की स्टैटिक किताब पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट नजर आएगा, मैं आपको यहीं पर समझा दूंगा, ठीक है। विंडफॉल टैक्स क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन को देखना, डेफिनेशन से ही सारा मामला क्लियर हो जाएगा। विंडफॉल टैक्स क्या है? इट इज़ अ हायर टैक्स लेवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज व्हेन दे एक्सपीरियंस अनएक्सपेक्टेड एंड अबव एवरेज प्रॉफिट। अब इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला कि भारत में देखो, वैसे आपको पता है कच्चा तेल मंगाता है, उसको रिफाइन करते हैं हम लोग, बेचते भी हैं और अपने यहाँ पे पेट्रोल डीजल का यूज़ भी करते हैं। लेकिन भारत में भी कच्चे तेल का प्रोडक्शन होता है और उसको प्रोड्यूस करने वाली हमारी डोमेस्टिक कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो रिसेंटली हमने ये देखा, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ और रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से कच्चे तेल के जो दाम है वो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। बहुत महंगाई हो गई थी कच्चे तेल की, क्योंकि रशिया भी एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है कच्चे तेल का। लेकिन अब यहाँ पर वॉर हो रही थी तो इस चक्कर में रशिया ये तेल इंटरनेशनल मार्केट में दे नहीं पाया, दाम काफ़ी बढ़ गए, इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से हो गया। अब इधर से क्या हो रहा था कि जो हमारे यहाँ पर हमारे कंट्री के अंदर में जो कंपनीज़ है ना, जो कच्चे तेल का प्रोडक्शन कर रही थी, वो तो दबाकर प्रोडक्शन कर ही रही थी और वो अपना एक्सपोर्ट भी कर रही थी। नॉर्मल एक्सपोर्ट चल रहा था उनका, पहले भी इंटरनेशनल मार्केट में भेज रहे थे, अभी भी भेज रहे हैं, पहले भी उतना ही भेज रहे थे, अभी भी उतना ही भेज रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में जो दाम बढ़ गए ना, इस दाम के बढ़ने की वजह से इन डोमेस्टिक कंपनी को, जो हमारे देश में डोमेस्टिक कंपनी है, उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने लगा। पहले सिचुएशन क्या थी, पहले एक नॉर्मल रेट था तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन जब दाम बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ गए तो उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने लगा, यानी कि अबव द एवरेज प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए उससे भी ज़्यादा फायदा इनके होने लगा। एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट यहाँ पर आने लगा, तो ज़्यादा मुनाफा कमाया इन्होंने। तो वो जो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना, उसी प्रॉफिट में सरकार एक टैक्स काट लेती है, उसी को बोला जाता है विंडफॉल टैक्स। क्लियर हो गया? अब सवाल यह है कि इसको कब लागू किया जाता है? जब सरकार ये देखती है कि एक इंडस्ट्री का रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है और उसके प्रॉफिट से, जो उसका एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए, उससे कहीं गुना ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसी प्रॉफिट के ऊपर, उसी फायदे के ऊपर सरकार क्या करती है? विंडफॉल टैक्स को लगा देती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्या विंडफॉल टैक्स से कोई फ़ायदा वगैरह होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। देखो, विंडफॉल टैक्स लगाने के पीछे का लॉजिक क्या है उसको समझते हैं। लॉजिक ये है क्योंकि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड गेन हो रहा है, जो नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था कंपनी को वो अभी भी हो रहा है, लेकिन कुछ हद से ज़्यादा अब यहाँ पे होने लगा, एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा होने लगा, तो उसके ऊपर टैक्स काटा गया है बस। तो इससे क्या होगा, सरकार के पास में थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा, है ना। ज़्यादा पैसा आएगा तो सरकार वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च कर सकती है, सरकार के लिए एक सप्लीमेंट्री रेवेन्यू बन जाएगा। साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ हमारे देश का जो घाटा चल रहा है व्यापार में, हम ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं, यानी कि आज के समय में इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, उसमें ट्रेड डेफिसिट में हम लोग को थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो ये सारा काम आप कह सकते हो विंडफॉल टैक्स के थ्रू देखने को मिल जाता है। अगले आर्टिकल पर आता है दोस्तों। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट हमारा 2000 प्लस लाइक्स का, आप उसको अचीव करवा सकते हो, जैसा रोज करते हो, आज भी प्लीज़ यहाँ पर सपोर्ट कर देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले आर्टिकल में मंकी पॉक्स के बारे में। इसको आप जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। मंकी पॉक्स में कुछ इस प्रकार से जो बीमारी है वो होने लगती है बॉडी के ऊपर में, इस प्रकार से दाने होने लगते हैं। और मैं आपको बता दूं काफ़ी सारी पिक्चर्स और भी थी जो कि बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग थी, इस चक्कर मैंने यहाँ पर ये वाला पिक्चर यूज़ किया है। वैसे हालात मंकी पॉक्स में और ज़्यादा बुरे हो जाते हैं। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स को निकाला है, और वो जो प्रोटीन है उसका नाम है मिथाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है, मिथाइल ट्रांसफेरेज। तो मंकी पॉक्स वायरस से यहाँ पर एक प्रोटीन निकाला गया है और इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत डिटेल से यहाँ पर समझाया गया है। तो न्यूज़ में यहाँ पर इसलिए है
बोला यह क्या है कि जो ये प्रोटीन प्रेजेंट है ना वायरस के अंदर में, ये जो पूरा मंकी पॉक्स वायरस है जिसकी वजह से ये मंकी पॉक्स बीमारी होती है, इसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट है, मिथाइल ट्रांसफेरेज प्रोटीन। यही कहीं ना कहीं इस वायरस की मदद करता है इस वायरस को मजबूत बनाने में। एक इंसान की जो इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी क्या करती है, बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करती है। लेकिन एक इंसान की इम्यूनिटी को भी मात दे देता है ये वायरस, किसकी वजह से, इस प्रोटीन की वजह से, और फिर उस व्यक्ति के अंदर मंकी पॉक्स बीमारी फैलने लगती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो रिसर्च वो की गई है और इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है मंकी पॉक्स। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है मंकी पॉक्स को लेकर। मंकी पॉक्स क्या है, तो पहली चीज़ ध्यान रखना, एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ कौन सी होती है, जूनोटिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि जानवर से इंसान में फैलती हैं और फिर इंसान से इंसानों में फैलने लगती है। ऐसी बीमारी को जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं। तो ये जो वायरल जूनोटिक डिजीज़ है ये कैसे होती है, मंकी पॉक्स वायरस की वजह से। सिंपल सी चीज़ है, मंकी पॉक्स कैसे होता है, मंकी पॉक्स वायरस की वजह से। तो मंकी पॉक्स वायरस का जो पहला केस है इंसान के अंदर में वो कब नजर आया था, तो 1917 में, 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी कि ये एक अफ्रीकन कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी अफ्रीका के जस्ट बीच में, है ना। तो यहाँ पर इसके आसपास काफ़ी सारे देश हैं जैसे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, देन उसके बाद में यहाँ पर नीचे जाम्बिया है, अंगोला है, कॉन्गो है। ये सारी कंट्रीज़ जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। तो सबसे पहली बार 1970 में जो पहला ह्यूमन केस आया था मंकी पॉक्स का, वो यहीं से रिकॉर्ड किया गया था, वहीं पर देखा गया था। आज के समय में मंकी पॉक्स के दो प्रकार हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जो कि अफ्रीका के एक बीच में देखने को मिलता है, दूसरा अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में, यहाँ पर इस वाले साइड में नज़र आता है। अब बात यह है कि अगर किसी को मंकी पॉक्स हो जाता है तो इसके लक्षण क्या नज़र आते हैं। इससे स्किन के ऊपर रैशेस होने लगते हैं, स्किन के ऊपर काफ़ी सारे दाग निशान और जो दाने हैं मोटे मोटे वो होने लगते हैं। और साथ ही साथ में उसके अलावा बॉडी में फीवर, बुखार होना, सर में दर्द होना, मसल में दर्द होना, बैक में दर्द होना, एनर्जी बहुत कम होना। तो इस प्रकार के यहाँ पर जो सिम्टम्स, जो लक्षण है वो यहाँ पर नज़र आने लगते हैं। सवाल है ट्रांसमिशन का, तो क्या बीमारी फैलती है? बिल्कुल। देखो, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है। एक बार जानवर से इंसान में बीमारी फैलना स्टार्ट हो गई, उसके बाद में इंसान से इंसान में फैल सकती है। कैसे? तो इंसान से इंसान में बीमारी फैलती है बॉडी फ्लूइड की वजह से, यानी कि एक इंसान है जिसको मंकी पॉक्स हुआ है और उसके सामने दूसरा इंसान है जिसको, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अब जिसको मंकी पॉक्स हुआ है उसके बॉडी से पसीना निकल रहा है, और वो बॉडी फ्लूइड, वो जो पसीना है, वो अगर नॉर्मल इंसान से टच हो जाता है, वो कहीं ना कहीं नॉर्मल इंसान अगर उस इन्फेक्टेड इंसान के पसीने के कांटेक्ट में आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो बीमारी है वो उसके पास में फैल सकती है। और न केवल बॉडी फ्लूइड, उसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से भी ये हो सकता है, फेस टू फेस अगर कोई कांटेक्ट करता है उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर कह सकते हो कि अगर कोई यहाँ पर उसका कपड़ा पहन लेता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर दोनों साथ में बेड को शेयर करते हैं तो उसकी वजह से भी यहाँ पर, यानी बहुत सारे तरीके हैं ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की वजह से, कोई इकलौता तरीका नहीं है, ध्यान रखना। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो उसका क्या उपाय है, तो कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है मंकी पॉक्स वायरस के लिए। बस खाली क्या है, मंकी पॉक्स वायरस के बारे में पता चल जाए, इस प्रकार के कोई अगर लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी केयर देना स्टार्ट करो, लोगों का ध्यान रखना स्टार्ट करो, दैट्स इट। सवाल यह है कि जूनोटिक डिजीज़ क्या होते हैं, तो जूनोटिक डिजीज़ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये ऐसे इन्फेक्शन है जो कि यहाँ पर जानवर और इंसान के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इन्फेक्शन जर्म्स की वजह से होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंजाई की वजह से ये वायरस फैलते हैं। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कशन किया गया एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज पीसीआई, यानी कि पल्वेराइज्ड कोल इंजेक्शन। अब ये क्या है इसको समझते हैं। तो रशिया कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है पल्वराइज कोल इंजेक्शन का भारत के लिए। भारत के जो स्टील की मिल है ना, जहाँ पे स्टील को बनाया जाता है, उसके लिए एक सबसे बड़ा यहाँ पर सप्लायर बन चुका है पीसीआई का रशिया। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को हटा के ये रशिया आगे निकल कर आ रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं पीसीआई चर्चा में है। तो पीसीआई क्या होता है, देखो पीसीआई बेसिकली एक पूरा प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, जो हमारे पास में फर्नेस होता है ना, फर्नेस का क्या काम होता है, फर्नेस का मेन काम होता है कि जो भी हम लोग लोहा वगैरह बना रहे हैं उस लोहे को बनाने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, एक पूरे फर्नेस के अंदर में कोयला बहुत ज़्यादा जलाया जाता है, कोयले को बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ किया जाता है, आप ऐसा कह सकते हो। तो यहाँ पर पीसीआई एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम कोयले का यूज़ तो करेंगे लेकिन वो कोयले का चूरा होगा, पाउडर होगा, और इस पाउडर से बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हो। इससे क्या होगा, हम लोग यहाँ पर इन फर्नेस के अंदर में ये जो कोयला है ये यूज़ कर सकते हैं पाउडर फॉर्म में, और पाउडर फॉर्म में यूज़ करने से बहुत सारे फ़ायदे नज़र आएंगे। फ़ायदे क्या नज़र आएंगे मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यह प्लांट है, इसके अंदर कोयला जलाकर बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। अब
मान लो यहाँ पर कोयले की जगह हमने कोयले का पाउडर यूज़ किया, तो वो जो पाउडर है ना वो 100% जल जाता है, पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो कोयले के पीसेस होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, कोक जो होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े लास्ट में बच जाते हैं, जो कि पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं, जो हमारे एनवायरमेंट के लिए खतरनाक साबित होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एनवायरमेंट फ्रेंडली और इकोनॉमिकली दोनों ही तरीके से फ़ायदेमंद नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो आगे पल्वराइज वर्ड यूज़ किया गया ना, पल्वराइज कोल इंजेक्शन, ये क्या है? देखो, पल्वराइज कोयला होता है पाउडर वाला, एक होता है कोक जो कि मोटा कोयला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी के समय पर डायरेक्टली कोक का यूज़ किया जाता है। अब इसका पाउडर बना देंगे तो क्या बन जाएगा? पल्वराइज कोल बन जाएगा। कोक अच्छे से जल नहीं पाता है, लास्ट में कुछ ना कुछ बच जाता है, लेकिन पल्वराइज कोल जो है अच्छे से जल जाता है, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में यूज़ किया है, पूरी तरह से जल जाता है। और इसमें जो एयर है वो भी यहाँ पर कम लगती है, आप ऐसा कह सकते हो। और इससे एनवायरमेंट में थोड़ा नुकसान भी कम होता है, पोल्यूशन कम होता है। वो छोटा छोटा जो बच जाता है वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के लिए घातक होता है कोक के मामले में। तो कहीं ना कहीं क्या है कि इससे जो हमारे फर्नेस है, जो हमारा पूरा प्लांट है, पावर प्लांट है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी यहाँ पर उसकी बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? तो ये आपने आपको ध्यान रखना है पीसीआई एग्जैक्टली क्या है। तो पीसीआई का जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसमें यहाँ पर 6 नंबर के अलग छोटे छोटे सिस्टम है। ये लोग पहले क्या करते हैं, जो कच्चा कोयला है उसको यहाँ पर जो स्टोरेज है यहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। उसमें जो रॉ कोयला है ना, खासकर यहाँ पर उसको पल्वराइज किया जाता है, यानी कि जो पाउडर है उसका यूज़ किया जाता है। उसका यूज़ करने के बाद में यहाँ पे कह सकते हो कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं बेसिकली वो हम लोग बना सकते हैं। तो पीसीआई एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कोयले के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, किस में यूज़ किया जाता है? इस फर्नेस के अंदर में, जैसा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। फर्नेस का मेन काम यही होता है, लोहा जैसा जो सामान होता है ना, उसको बनाने के लिए जो मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उसको पिघलाने का काम किया जाता है इनके अंदर। क्लियर हो गया? आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में सिमिलीपल टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कशन किया गया। रिसेंटली न्यूज़ में था ये, और अभी फिर से न्यूज़ में आया है, तो आपने इसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। द हिंदू के वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इस वीडियो में भी मैं आपको ये कवर करवा कर रहा हूँ। ठीक है, तो बोला ये जा रहा है कि सिमिलीपल टाइगर रिजर्व इसलिए न्यूज़ में क्योंकि हाल ही में यहाँ पर एक टाइगर जो है ना वो डेड पाया गया है। तो क्या हो गई बड़ी बात इसलिए होगा क्योंकि वो मेलेनिस्टिक टाइगर था। ये उस टाइगर का पिक्चर है, ये मेलेनिस्टिक टाइगर है। मेलेनिस्टिक टाइगर कौन से होते हैं? जिनके ऊपर ये जो काले कलर के जो पूरे आपको धब्बे जो दिख रहे हैं ना वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल टाइगर में आपने देखा होगा जो काली कलर की स्ट्रिप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा पतली पतली होती हैं और बहुत सारी होती हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो टाइगर है पूरी तरह से आधे से ज़्यादा ब्लैक है। ये इसी को हम लोग मेलेनिस्टिक टाइगर बोलते हैं। अब मेलेनिस्टिक टाइगर क्यों बोला जाता है वो भी आगे मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले सिमिलीपल टाइगर रिजर्व के बारे में जान लो, क्योंकि यहीं पर यह टाइगर मरा हुआ पाया गया है। तो सिमिलीपल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। और ये जो टाइगर रिजर्व है इसके आसपास आप कह सकते हो हाई प्लेट्यूज, पहाड़ियाँ लगातार देखने को मिल जाती हैं, है ना। उसके बाद में खैरीबुरु और मेगासिनी के जो बड़े बड़े पीक हैं, जो चोटियाँ हैं, वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। उसके बाद में यहाँ का जो एरिया है पूरा का पूरा हिली एरिया देखने को मिल जाएगा, पहाड़ी इलाका देखने को मिल जाएगा सिमिलीपल टाइगर रिजर्व के आसपास। वेजिटेशन की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल मॉस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, एवरग्रीन पैचेस देखने को मिल जाएंगे। इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था 1956 में। फिर बाद में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में लेकर आया गया 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर लेकर आने का मकसद था कि यहाँ पर जितने भी टाइगर्स हैं उनकी हम लोग सुरक्षा कर सकें। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि दुनिया में, ध्यान रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे दुनिया में इकलौती ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेलेनिस्टिक टाइगर पाए जाते हैं। यानी मेलेनिस्टिक टाइगर का जो घर है ना वो दुनिया में एक ही जगह है, वो है सिमिलीपल टाइगर रिजर्व। जो ये इस सिमिलीपल टाइगर रिजर्व के आसपास के रीजन है वहाँ पर अलग अलग जो ट्राइब्स हैं, अलग अलग जो जनजातियाँ हैं वो भी रहती हैं, जैसे कोल्हा, संथल, भूमिजा, भतूरी, उसके बाद में गोंडास, देन खादिया, मनकाड़ी, सहारा, इस प्रकार की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो भी यहाँ पर रहती हैं। इस सिमिलीपल टाइगर रिजर्व में जो प्लांट्स की स्पीशीज़ है वो कई ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा प्लांट्स की स्पीशीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। और साल जो है, साल के पेड़ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डोमिनेंट स्पीशी है, सबसे ज़्यादा वही नज़र आती है। जानवरों की बात करेंगे तो लेपर्ड, गौर, एलिफेंट, लंगूर, बार्किंग एंड स्पॉटिंग डियर, इस प्रकार के जानवर आपको यहाँ पर नज़र आते हैं, याद रखना। अब बात करते हैं हम लोग मेलेनिस्टिक एनिमल्स की, क्योंकि यहाँ पर मेलेनिस्टिक टाइगर पाया गया है। तो ये मेलेनिस्टिक टाइगर या मेलेनिस्टिक एनिमल कौन से होते हैं? ये एनिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर डार्क पिगमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि उनके स्किन में, उनकी चमड़ी के अंदर मेलेनिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मेलेनिन के बढ़ने की वजह से यहाँ पे उनका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है।
और ये जो मेलेनिस्टिक टाइगर है ये हो कैसे जाता है, मतलब इतना डार्क पैचेस उनके ऊपर कैसे हो जाता है, क्या कारण है? तो उनके जो जीन होते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो जीन म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर वो जो जानवर है उसके ऊपर थोड़े से ज़्यादा डार्क पिगमेंट्स आपको नज़र आएंगे। इसी को हम लोग मेलेनिन एनिमल को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल में डेंगू फीवर के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब डेंगू फीवर भी न्यूज़ में बना हुआ है, तो पहले तो हम समझेंगे आखिरकार न्यूज़ क्या निकल कर आती है। तो जो भी हमारे रिसर्चर्स हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बेंगलुरु में, इन्होंने हाल ही में डिटेल से बताया है कि जो डेंगू वायरस है इंडिया में वो तेज़ी से यहाँ पर कह सकते हो कि इवॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वजह से यहाँ पर आपको ये न्यूज़ में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा हम लोग डेंगू फीवर के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है डेंगू फीवर को लेकर, जीका वायरस को लेकर भी सवाल पूछा जा चुका है। तो ऐसे टॉपिक अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपने ज़रूर से पता होना चाहिए। जब बात करते हैं डेंगू फीवर की, तो बेसिकली यहाँ पर एक ऐसी बीमारी है जो कि मच्छर के काटने की वजह से होती है। और वो जो मच्छर है वो कौन सा है? वो है एडिस एजिप्टी। मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये तो मैंने बता दिया डेंगू के बारे में। एक दूसरा है मलेरिया। क्या मलेरिया भी इसी मच्छर की वजह से होता है या दूसरे मच्छर की वजह से होता है? अगर दूसरा मच्छर है तो बताओ वो कौन सा मच्छर है जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। ठीक है, डेंगू फीवर कौन से मच्छर की वजह से होता है? एडिस एजिप्टी की वजह से यहाँ पर होता है। और ये एडिस मॉस्किटो वही वाले मच्छर हैं जो कि जीका और चिकुनगुनिया जैसी बीमारियों को फैलाते हैं। और ये जो वायरस है ना, डेंगू वायरस जो आपको देखने को मिलेगा, ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलेगा, यानी कि सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, उसके बाद पैसिफिक आइलैंड्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको ये डेंगू के केसेस देखने को मिल जाएंगे। और डेंगू के केसेस की में होता क्या है, अगर किसी को डेंगू हो जाता है ना, तो उसको जो बुखार है वो काफ़ी तेज़ी से होता है, जैसा फ्लू होता है ना, उसी फ्लू की तरह कई सारे जो लक्षण है वो नज़र आते हैं। और अगर किसी को बुखार बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से हो जाए तो उसको यहाँ पर डेंगू हेमोरेगिक फीवर के नाम से जानते हैं। डेंगू हेमोरेगिक फीवर के नाम से यहाँ पर उसको जाना जाता है। इसमें ब्लीडिंग भी ज़्यादा होने लगती है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इंसान की डेथ भी हो सकती है। ऐसा केस यहाँ पर डेंगू का निकल कर आता है। सवाल यह है कि अगर ये जो डेंगू किसी इंसान को हो जाता है तो क्या वो इंसान दूसरे इंसान में इसको फैला सकता है? तो ऐसा नहीं है, ये कॉन्टेगियस बीमारी नहीं है, ध्यान रखना। ये पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। एक केस ऐसा भी है जहाँ पर ये बीमारी इंसानों से इंसान में फैल सकती है, लेकिन वो केस कौन सा है? वो है प्रेग्नेंट पर्सन का। यानी अगर एक प्रेग्नेंट महिला है तो उनको अगर ये डेंगू की बीमारी है तो कहीं ना कहीं उनके बच्चे में ये जो बीमारी है वो जा सकती है, आप ऐसा कह सकते हो। वैसे अगर नॉर्मली पर्सन टू पर्सन के अंदर अगर ये ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो वैसा नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखना है। सवाल यह है कि ट्रीटमेंट क्या है, तो कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, खाली मेन फोकस किया जाता है पेन वाले सिम्टम्स के ऊपर। जो दर्द हो रहा है, दर्द से भरे लक्षण हैं, उनके ऊपर मेन फोकस करके उनको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल में पद्म अवार्ड्स 2024 के बारे में डिस्कशन किया गया है। अब काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक है ये। हुआ क्या है कि हाल ही में जो ऑनलाइन नॉमिनेशंस हैं पद्म अवार्ड्स 2024 के लिए, वो ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। ठीक है, नॉमिनेशन, रिकमेंडेशन सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। तो पद्म अवार्ड 2024 की तैयारी की जा रही है कि 2024 का पद्म अवार्ड्स किस किस को दिया जाएगा। तो पद्म अवार्ड्स की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें 3 अवार्ड्स मेनली आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, आपको इस प्रकार के जो ये 3 अवार्ड्स देखने को मिल जाते हैं। ये जो अवार्ड, इनकी शुरुआत 1954 में की गई थी और हर साल रिपब्लिक डे पर इनका अनाउंसमेंट किया जाता है। इस अवार्ड में क्या होता है कि देखो, कोई भी व्यक्ति है जिसने एक्सेप्शनली अलग से यहाँ पर हटकर, सभी लोगों से हटकर अगर कोई काम किया है, चाहे वो आर्ट साइड हो, मतलब जो सब्जेक्ट है बेसिकली आर्ट, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट, मेडिसिन, किसी भी मामले में, किसी भी फील्ड में उसने बिल्कुल हटकर काम किया है सभी से, तो कहीं ना कहीं उसको ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। सवाल यह है कि नॉमिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब पर्सन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैसे यहाँ पर उसको अवार्ड मिल सकता है। तो यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई रिलीजन को लेकर, ना कोई कास्ट को लेकर, ना कोई सेक्स को लेकर, ना कोई ऑक्यूपेशन को लेकर, कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोगों के लिए यहाँ पर ये अवार्ड्स ओपन है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। एक बात और ध्यान रखना, जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, सरकारी कर्मचारी जो कि खासकर काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, पीएसयूज़ के अंदर में, उनको भी यहाँ पर अवेलेबल करवाया गया है, मतलब वो भी एलिजिबल हैं इस पद्म अवार्ड्स के लिए। लेकिन अगर कोई सरकारी डॉक्टर है या कोई सरकारी साइंटिस्ट है, ये दोनों लोग यहाँ पर पद्म अवार्ड्स के लिए एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखना है। तो एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट जो कि यहाँ पर पद्म अवार्ड्स के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो पीएसयू में काम कर रहा है तो वो यहाँ पर एलिजिबल हो सकता है। अब मान लो यहाँ पर अगर कुछ लोगों को चुन लिया गया है, उनको ये पद्म अवार्ड दिया जाएगा,
तो इस पद्म अवार्ड में मिलता है क्या क्या, एक सनद यानी सर्टिफिकेट, मेडल, छोटे साइज़ का एक छोटा सा मिनिएचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती है, लेकिन कोई भी पैसों का सपोर्ट नहीं मिलता है, ध्यान रखना। नो मॉनेटरी ग्रांट इज अटैच्ड टू दीज अवार्ड्स। इन अवार्ड से कोई भी पैसों वाला जो ग्रांट है वो नहीं दिया जाता है, ये बात भी ध्यान रखनी है, आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। सवाल अब लास्ट में ये भी उठता है, ये जो अवार्ड जीतने वाले लोग होते हैं हर साल, ये डिसाइड कौन करता है? और जैसे अभी 2024 को लोग होंगे तो इनको भी कौन डिसाइड करेगा? तो जितने भी नॉमिनेशंस आते हैं पद्म अवार्ड्स के लिए, वो सारे नॉमिनेशंस पद्म अवार्ड कमेटी के सामने रख दिए जाते हैं। मतलब एक कमेटी बनाई जाती है, पद्म अवार्ड कमेटी, और इस कमेटी को यहाँ पर बनाया जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, यानी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हर साल इस कमेटी को बनाते हैं। और जो ये पद्म अवार्ड कमेटी है ना, इसको हेड कौन करता है? देखो, बनाते प्राइम मिनिस्टर हैं और हेड किया जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी के थ्रू। कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ साथ होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट और 4 और इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते हैं जो कि इस कमेटी के मेंबर्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो यहाँ पर कह सकते हो कि पूरी तरह से सारे के सारे जो रिकमेंडेशन होते हैं उनको देखते हैं और सारे रिकमेंडेशन को अप्रूवल देने का काम करते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे सारे के सारे नाम आएंगे, उनको अप्रूवल देने का काम पीएम और साथ ही साथ प्रेसिडेंट करेंगे। रिजल्ट अनाउंसमेंट की बात करेंगे तो जो भी ये पूरा का पूरा इस कमेटी के अंदर डिसाइड कर दिया जाएगा, लिस्ट को रेडी कर लिया जाएगा। तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा उस रिजल्ट को रिपब्लिक डे पर अनाउंस किया जाता है कि हाँ भाई ये पर्सन है, इनको यहाँ पर ये पद्म अवार्ड दिया गया है। क्लियर हो गया? चलो अगले आर्टिकल पर आते हैं। अब देखो, ये आर्टिकल रिसेंटली चर्चा में भी था, ऑरोरास कह लो या फिर कह लो नदन लाइट्स, तो ये भी न्यूज़ में था। तो ये क्या है मामला, इसको समझते हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एक ऑब्जर्वेटरी है जिसको हमने लद्दाख में लगा रखा है। उस लद्दाख की जो ऑब्जर्वेटरी है ना, इस ऑब्जर्वेटरी ने इस प्रकार से लद्दाख के अंदर कुछ सीन देखा है। ऐसा जो बादल है, आसमान है, उसमें इस प्रकार से हरा गुलाबी कलर का जो कलर है वो ये नज़र आया है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑरोरा। इस दृश्य को क्या बोला जाता है? ऑरोरा। और ये जो दृश्य है ये लगातार जो हमारे नदन कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे अलास्का, नॉर्वे और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं बहुत ऊंचाई पर, यानी कि हायर ऑल्टीट्यूड्स पर। यानी अगर हम इस वर्ल्ड मैप को देखें तो नॉर्थ में जो कंट्रीज़ होती हैं, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर जो कंट्रीज़ होती हैं, यहाँ पर ये अक्सर इस प्रकार का जो दृश्य है वो दिखाई पड़ता है। लेकिन मिडिल में नहीं पड़ता, लेकिन लद्दाख में पहली बार फर्स्ट टाइम इस ऑरोरा को देखा गया है और कैमरे में कैप्चर किया गया है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। सवाल यह है कि ऑरोरा बनता कैसे है? देखो, सन जो है ना अपने पार्टिकल्स को छोड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा पृथ्वी, इधर यहाँ पर पीछे है सूर्य। अब क्या होता है, सूर्य बहुत सारे पार्टिकल्स को छोड़ रहा होता है, सोलर विंड हो रही होती है यहाँ पर। सोलर विंड मतलब जो गर्म हवा है वो चल रही होती है, सोलर स्टॉर्म यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में इस सन से छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो भी यहाँ पर छूट रहे होते हैं और वो पार्टिकल्स पृथ्वी तक पहुँच रहे होते हैं। तो कहोगे इससे तो पृथ्वी के ऊपर बहुत नुकसान है, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। ऐसे नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में काफ़ी बार पढ़ा होगा। ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या करती है, इस सन से बचाती है, सन के पार्टिकल से बचाती है। तो होता यह है कि सन के जो पार्टिकल्स है ना वो इस प्रकार से पृथ्वी की साइड में आए और मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की होने की वजह से जो ये पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे डाइवर्ट हो जाते हैं नॉर्थ पोल पर और साथ ही साथ में साउथ पोल पर। तो कुछ पार्टिकल्स नॉर्थ पोल पर डाइवर्ट हो गए और नीचे से कुछ पार्टिकल्स साउथ पोल पर डाइवर्ट हो गए। तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, अब पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ में मिल जाएंगे। एटमॉस्फेयर में जब मिल जाते हैं तब जाकर ऐसा दृश्य नज़र आता है जिसको हम लोग ऑरोरा बोलते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर कह सकते हो कि ये हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ज़्यादातर दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सन के पार्टिकल्स आपको लगातार देखने को मिल जाएंगे पहुँचते हुए। बाकी एरिया में क्यों नहीं पहुँचता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को प्रोटेक्शन देती है। इस बार क्या हुआ, सन के पार्टिकल्स थोड़े से ज़्यादा रिलीज़ हुए हैं, जिसकी वजह से लद्दाख में अब की बार ये जो स्काई है इस प्रकार का वो दिखाई पड़ा है। दूसरी चीज़ अब की बार ये खास भी है, देखो लद्दाख एक ऐसी जगह है जो कि पोल्यूशन फ्री है। हम लोग अंतरिक्ष को अच्छे से देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए भी लद्दाख के अंदर ही काफ़ी सारी ऑब्जर्वेटरी को लगा चुके हैं, तो वहीं से इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये भी कह सकते हो कि लद्दाख में पोल्यूशन बहुत कम है, इस वजह से ये जो स्काई है वो वहाँ पर नज़र आया है। तो ऑरोरा कैसे बनते हैं आपसे पूछा जाएगा, तो सन जो है अपने चार्ज पार्टिकल्स को इजेक्ट करता है, निकालता है, और वो चार्ज पार्टिकल्स क्या है, अर्थ के आयोनोस्फेयर, जो अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है, आयोनोस्फेयर, वहाँ पे जाकर मिल जाता है, जिसके चक्कर में ऑरोरा जो है वो दिखाई पड़ता है। और ध्यान रखना, अगर यही ऑरोरा नॉर्थर्न साइड में दिखाई देगा, नॉर्थ साइड में दिखाई देगा, तो इसको ऑरोरा बोरेलिस के नाम से जानते हैं। और अगर ये साउथ साइड में दिखाई देगा तो इसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं। आप ध्यान रखना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साउथ साइड में है तो इसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। सिंपल सी बात हो गई।
ठीक है। उसके बाद में ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। क्लियर हो गया। नाउ आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस के ऊपर। आई होप गाइज आपको अच्छे से सारे के सारे आर्टिकल्स समझ में आ चुके हैं। नाउ फाइनली हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं लाइन से एक एक करके आपको सारे क्वेश्चंस बताता हुआ चलूँगा। फिर उसके बाद में करना क्या है, आपने सारे के सारे आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जाना है और फिर लास्ट में एक साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोग इनको रीमैच करना और देखना कितने क्वेश्चन सही कि आपका स्कोर क्या आया है। जो भी स्कोर होगा उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन ये बात करता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिमिलीपल टाइगर रिजर्व, सिमिलीपल टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी कर्नाटका या फिर ऑप्शन डी असम। नाउ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डेंगू फीवर के बारे में पूछा गया है। डेंगू फीवर को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, डेंगू फीवर बेसिकली एक वायरल डिजीज है जो कि मच्छर के काटने की वजह से होती है। सेकेंड स्टेटमेंट, डेंगू फीवर कॉन्टेगियस नहीं है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये नहीं फैलता। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि अगर एक प्रेग्नेंट महिला है तो उसके बच्चे में बीमारी फैल सकती है, लेकिन नॉर्मली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डेंगू फीवर नहीं फैलता है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पद्म अवार्ड्स के बारे में पूछा गया है। पद्म अवार्ड्स को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, जो सरकारी आपको कर्मचारी देखने को मिलेंगे, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स के अलावा कोई भी यहाँ पर कह सकते हो कि एलिजिबल नहीं होता है पद्म अवार्ड्स के लिए। तो दोस्तों स्टार्टिंग में जो मैंने आपको पद्म अवार्ड्स वाला आर्टिकल पढ़ाया था ना, तो उसमें मैंने आपको कुछ गलत बता दिया है। देखो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को तो यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स के अलावा जो है यहाँ पर बाकी सारे लोग हैं वो सब यहाँ पे पद्म अवार्ड्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इस वजह से जो स्टेटमेंट है वो हमारा यहाँ पर सही है कि सरकारी जो कर्मचारी हैं डॉक्टर और साइंटिस्ट को छोड़कर वो यहाँ पर कोई भी एलिजिबल नहीं होता पद्म अवार्ड्स के लिए। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। यहीं पर मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो मॉनेटरी ग्रांट है वो यहाँ पर दिया जाता है सभी अवार्ड्स को। तो यहाँ पर कह सकते हो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पर कोई भी मॉनेटरी ग्रांट नहीं दिया जाता है। शायद मुझे लगता है कि जो मैंने आर्टिकल पढ़ाया था ना उसमें बीच में मैंने कॉमा नहीं देखा, बीच में कॉमा भी लगा हुआ है, मैंने शायद कॉमा के ऊपर नज़र नहीं डाला है। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई है तो आप लोग प्लीज़ उसको करेक्ट कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ऑरोरा के बारे में पूछा गया। ऑरोरा के रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ऑरोरा है ना ये नॉर्मली हायर ऑल्टीट्यूड में नज़र आता है, यानी कि नॉर्वे, अलास्का यानी कि नदर्न एरियाज़ में ज़्यादातर ये देखने को मिल जाता है नॉर्मल तरीके से। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो ऑरोरा है ये तब बनते हैं जब जो सोलर विंड है वो यहाँ पे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर खासकर आयनोस्फेयर से मिल जाती है, तब जाके ऑरोरा बनकर निकल कर आता है। देन उसके बाद में अगला जो स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि जो नॉर्दर्न साइड में यानी नॉर्थ वाली साइड में ऑरोरा होता है ना उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं, और जो साउथ साइड में ऑरोरा होता है उसको ऑरोरा बोरेलिस के नाम से जानते हैं। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों सही हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। जो हमारा आसियान ग्रुप है ना 10 देशों का, उन 10 कंट्रीज़ में से ये बताओ, मतलब इन ऑप्शन में कुछ 4 देशों में से एक ऐसा देश है जो कि आसियान का हिस्सा नहीं है, वो कौन सा देश है। सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका या फिर म्यांमार। फटाफट इसका आंसर दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स को लेकर 4 अलग अलग स्टेटमेंट्स है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। विंडफॉल टैक्स क्या है। ऑप्शन ए, ये बेसिकली इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट होता है जो कि खासकर एकदम से प्रॉफिट बढ़ जाता है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, तो उसके ऊपर यहाँ पे जो ये टैक्स लगता है इसी को हम विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि कोई भी स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज है ना उसकी जो एबिलिटी है उसके बेसिस पर कह सकते हो ये जो टैक्स है वो यहाँ पर चार्ज किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि जो विंडफॉल टैक्स एक प्रकार की पेनल्टी है जो कि बिजनेस को पे करनी पड़ती है पोल्यूशन करने के लिए। तो बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है, या तीनों स्टेटमेंट सही है या नीचे ऑप्शन यहाँ पे बोलता है लास्ट ऑप्शन की इनमें से कोई सा सही नहीं है। नाउ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मंकी पॉक्स वायरस के बारे में डिस्कशन किया गया। मंकी पॉक्स वायरस को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है। सेकेंड स्टेटमेंट, जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में जो मंकी पॉक्स वायरस है ये फैल सकता है केवल, ओनली लगा हुआ है, केवल तब जब एक इंसान का जो बॉडी फ्लूइड है यानी कि जो पसीना वगैरह है उसके कांटेक्ट में अगर नॉर्मल पर्सन आ जाता है तब ये बीमारी फैल सकती है, अदरवाइज नहीं फैल सकती है।
तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पल्वराइज कोल इंजेक्शन के बारे में पूछा गया है, पीसीआई के बारे में। तो बताओ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, जो पीसीआई है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो लार्ज वॉल्यूम है यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कोल के पार्टिकल्स हैं, कोयले के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको हम लोग अपने फर्नेस के अंदर में यूज़ करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं जो ब्लास्ट फर्नेस है ना, उसका जो इम्प्रूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं उस फर्नेस की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है, उस प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ती हुई नज़र आती है जहाँ पर हम लोग पल्वराइज कोल का यूज़ करते हैं, यानी पाउडर वाले कोल का यूज़ करते हैं। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो गाइज ये थे सारे सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किया होगा। नाउ अब हम लोग सभी के आंसर्स को देखना स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन से सारे के सारे आंसर्स को कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे लास्ट में पल्वराइज कोल इंजेक्शन को लेकर, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम अपने फर्नेस के अंदर, अपने प्लांट के अंदर में कोयले के पाउडर का यूज़ करते हैं ज़्यादा मात्रा में। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इससे क्या होगा, कोयले का पाउडर पूरी तरह से जल जाता है, इसमें कोई भी पार्टिकल नहीं बचता है, कोई भी वेस्टेज नहीं बचता है, पोल्यूशन कम होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इस वजह से जो फर्नेस की एफिशिएंसी है वो भी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे मंकी पॉक्स को लेकर पूछा गया था, मंकी पॉक्स क्या है। तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है जो कि जानवरों से इंसान में फैलती है, उसी को हम लोग यहाँ पर जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है एक इंसान से दूसरे इंसान में मंकी पॉक्स वायरस तभी फैलता है जब वो एक इंसान के बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में, यानी पसीने वगैरह के कांटेक्ट में आए। तो ऐसा नहीं है, आपको पता है ये जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है वो और भी तरीके से किया जा सकता है। ये ट्रांसमिशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, बॉडी फ्लूइड के अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, या कपड़े को शेयर कर या बेड को शेयर करके भी यहाँ पर हो सकता है। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए जो है 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विंडफॉल टैक्स को लेकर, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर केवल ए वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि विंडफॉल टैक्स आपको पता है एक इंडस्ट्री का जो एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के ऊपर में एक टैक्स काटा जाता है ताकि सरकार का थोड़ा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए। इसी को हम लोग यहाँ पर विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आसियान देश में जो 10 देश हैं, अगर आपको पता है तो उसके बेसिस पर बताओ कि इन चारों देशों में से, जो नीचे ऑप्शन में 4 देश दिए गए, इन चारों देशों में से कौन सा एक ऐसा कंट्री है जो कि आसियान का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा दूर है, श्रीलंका साउथ ईस्ट एशियन नेशन में नहीं आता है, श्रीलंका डायरेक्टली सदर्न कंट्री है। तो यहाँ पर कह सकते हो कि श्रीलंका एक ऐसा देश है जो कि आसियान का हिस्सा नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ऑरोरा को लेकर, तो 3 स्टेटमेंट दिए गए थे, बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि जो ऑरोरा है ये बेसिकली हायर ऑल्टीट्यूड में नदर्न रीजन्स में नज़र आता है, खासकर अलास्का, नॉर्वे में। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब सोलर विंड है, जो सूर्य है वहाँ से जो सोलर विंड निकल रही है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर यानी आयोनोस्फेयर से मिल जाता है, तब ऑरोरा बनता है। तो ये भी चीज़ सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है जो नॉर्थ में ऑरोरा नज़र आता है उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जो नॉर्थ में ऑरोरा होता है उसको ऑरोरा बोरेलिस बोलते हैं, ठीक है। और जो साउथ में होता है उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। तो दोनों को एक्सचेंज कर दिया गया है, इस वजह से थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पद्म अवार्ड्स को लेकर पूछा गया था, इसका आंसर मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं। फिर आपसे डेंगू फीवर को लेकर पूछा गया था, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि डेंगू फीवर बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है जो कि डेंगू वायरस की वजह से हो रही है और मच्छर के काटने की वजह से हो रही है। एडिस एजिप्टी नाम का मच्छर है जो कि इस डेंगू वाली बीमारी को फैलाता है। दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, क्योंकि एक कॉन्टेगियस बीमारी है, एक इंसान से दूसरे इंसान में आराम से फैल सकती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में आराम से नहीं फैल सकती, लेकिन एक प्रेग्नेंट महिला से उसके बच्चे के अंदर ये बीमारी आराम से फैल सकती है। इस वजह से स्टेटमेंट 2 जो है वो भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसमें आपसे पूछ लिया गया कि जो सिमिलीपल टाइगर रिजर्व है ये कौन से राज्य में स्थित आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। ओडिशा में सिमिलीपल टाइगर रिजर्व एग्जैक्टली लोकेटेड है, क्योंकि यहाँ पर मेलेनिस्टिक टाइगर मरा हुआ पाया गया, इस वजह से न्यूज़ में है। और आपको पता है कि मेलेनिस्टिक टाइगर वो होते हैं या मेलेनिस्टिक जानवर वो होते हैं जिनमें मेलेनिन की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसके चक्कर में उनके बॉडी के ऊपर डार्क कलर के या ब्लैक कलर के जो पिगमेंट्स है वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं।
ठीक है। बाकी मैंने जैसे बोला था एक करेक्शन ज़रूर कर लेना, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट के ऊपर मैंने आपसे बोल दिया ये जो बीच में कॉमा है ना, इस कॉमा को मैं नहीं देख पाया और बोल दिया कि जो सरकारी जो सर्वेंट्स जो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे जो लोग काम कर रहे हैं पीएसयू में, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को छोड़कर, वो पद्म अवार्ड्स के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कि आज के समय में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को छोड़कर जितने भी सर्वेंट्स हैं वो कोई भी पद्म अवार्ड्स के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट केवल और केवल यहाँ पर ये लोग एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए। ध्यान रखना इसके बारे में। क्लियर हो गया। तो इसी के साथ में हम लोग आज के सेशन को करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से दोस्तों अगले वीडियो में। और देखो मेक श्योर करना जो कि पूरा का पूरा जो भी आपका स्कोर आया है क्वेश्चन के बेसिस पर, उस स्कोर को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। ना मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।